नमस्कार दोस्तों, सेना और खेल में अपना परचम लहराने के बाद हरियाणा के युवा आज के दिन वर्ल्ड की टॉप 3 सबसे मुश्किल परीक्षा में अपना परचम लहरा रहे हैं। और हरियाणा में से यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आया, उसमें से हरियाणा से 64 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से टॉप 10 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप 2 बच्चे रहे, जिनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य विक्रम अग्रवाल जी। आदित्य विक्रम अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो बहादुर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। कैसा रहा सफर आपका, किस तरीके से आपकी चुनौतियां आई सिविल सर्विस की, और आप क्या आपका लक्ष्य रहा था उस टाइम? चुनौतियां काफी आती हैं इस परीक्षा में, क्योंकि इस परीक्षा में कोई सिलेबस की लिमिट नहीं है। आप कितना ही पढ़ते रहे, रोज नया अखबार आता है, रोज नया सिलेबस जुड़ता रहता है। तो हाँ, चुनौतियां काफी आई, लेकिन हम डटे रहे, अब सफलता हासिल की है, 9वीं रैंक हासिल की है, तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी खुश हैं, सभी परिवार वाले काफी खुश हैं। आप बहादुर में हरियाणा के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपके माता पिता का इसके पीछे कितना हक हाथ रहा, उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको इस चीज के लिए? मैं यही मानूंगा कि अगर माता पिता का सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल और ज्यादा हो जाएगा निकालना, या फिर आप हो सकता है निकाल ही ना पाए, बीच में छोड़ दें। मेरे माता पिता का सपोर्ट हमेशा रहा है कि मैं अगर ये करना चाहता रहा, मैंने ये कहा कि मैं करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, या फिर मुझे अगर आगे अटेम्प्ट्स देने थे तो उन्होंने कभी मना नहीं किया कि नहीं अब जॉब पकड़ लो, या फिर ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो ये जो मेरे साथ उनका साथ रहा है वो काफी अच्छा रहा है, और उसी की वजह से मैं 5 अटेम्प्ट दे पाया हूँ और यहाँ पर आपके सामने। एनआईटी इलाहाबाद से आपने बीटेक की? हाँ जी। उसके बाद आपने टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर के पद पे रहे आप काफी टाइम तक। हाँ जी। एक स्थिर करियर बन चुका था आपका। हाँ। लेकिन उसके बाद आपने यूपीएससी की करना ठानी, तो कितना मुश्किल रहा एक स्थिर करियर से यूपीएससी एस्पिरेंट बनने का? हाँ, ये तो मैं मानूंगा कि थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप एकदम से अपनी फील्ड स्विच कर देते हैं। जैसे मैं इंजीनियर हूँ और यूपीएससी थोड़ा सा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की तरफ जाता है, जहाँ पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब पढ़नी पड़ती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है ये सोचना कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे। एक टाटा मोटर्स को काफी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है, जो एक ड्रीम जॉब भी होती है काफी लोगों की कि टाटा जैसी कंपनी में काम करें। लेकिन मैं कहूंगा कि मेरा थोड़ा सा रुख था कि मैं पब्लिक सर्विस की तरफ जाऊं, थोड़ा सा नेशन बिल्डिंग की तरफ जाऊं। हाँ, मैं ये मानूंगा कि नेशन बिल्डिंग आप और भी तरीके से कर सकते हैं, बट पब्लिक सर्विस की तरफ मेरा थोड़ा सा रुझान था कि मैं गरीबों के लिए थोड़ा सा कुछ काम करूं अच्छा, या फिर मैं अपने पर्यावरण के लिए कुछ काम करूं, या पॉलिसी मेकिंग जैसे होता है, पब्लिक डिलीवरी होती है, पब्लिक सिस्टम डिलीवरी, कोई भी सर्विस डिलीवरी होती है जैसे कि, तो उसकी तरफ काम करूं। तो ये थोड़ा सा मेरा रुझान बना और मैंने सोचा कि टाटा मोटर्स में अब थोड़ा सा उसको छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को मैं इस तरफ भी अब तैयारी करूं। आपका जब अब ये 9वीं रैंक आई आपकी यूपीएससी में, इससे पहले 4 अटेम्प्ट और भी थे। हाँ। उसमें क्लियर नहीं हो पाया आपका, किस तरीके खुद को मोटिवेट रखा, और क्या इसमें जैसे आपने जिक्र किया था फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेशन कारगर साबित हुआ था? हाँ। तो जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दे दिया था, तब दूसरे अटेम्प्ट तक मेरे साथ मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं रहा था, मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो गया था। तीसरे और चौथे प्रयास में मैं इंटरव्यू तक गया था, बट वो भी सफल नहीं रहा। तो हाँ, मेरे साथ काफी स्ट्रेस, एंजाइटी, काफी मानसिक तनाव आया था इस बीच में। इसमें एंजाइटी अटैक आना, टेंशन लेना, और क्या होता था बीपी हाई हो जाता था बीच बीच में, अजीब सा फील होता है, चिड़चिड़ापन फील होता है, और एक डर सा भी लगता है कि क्या मैं इस काबिल हूँ। तो इस वक्त पर फिर मैंने थोड़ा सा रुख किया मेडिटेशन और योगा की तरफ, थोड़ा हेल्थ की तरफ। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे लाइब्रेरी में। तो मैं, एक दोस्त है मेरे साथ ही पड़ोसी में रहता है, तो उसके साथ मैं रनिंग करने चला जाता था सुबह। तो वो मुझे खींच के ले जाता था कि चलो रनिंग करते हैं। तो सुबह मैं डेली आधे से 1 घंटा रनिंग कर ली, थोड़ा सा योगा कर लिया, फिर बीच में मैंने जिम भी ज्वाइन किया ताकि थोड़ा फिजिकली फिट रहे हम। उसके साथ साथ मैंने मेडिटेशन शुरू किया। मेडिटेशन में कहूंगा मन को शांत करने का एक सबसे अच्छा जरिया है। तो मेडिटेशन में मैं बस यही करता था, दिन में 15 मिनट बैठता था, 15 मिनट सुबह नहाने के बाद बैठ जाता, अपना ध्यान लगाता, अपने सांस के ऊपर उसमें ध्यान लगाना होता है। अलग अलग तरीके की मेडिटेशंस होती हैं, बट मैं आंख बंद करके बस सांस के ऊपर ध्यान देता था, और सब कुछ जितनी भी परेशानियां होती थी सब छोड़ देता था। तो 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद थोड़ा सा मन शांत होने लगा, और ये मैंने कंटिन्यू किया है मेडिटेशन। मैं लगभग 2 या 3 साल से कर रहा हूँ मेडिटेशन। तो मैं कहूंगा यही एक वन ऑफ द मेन रीजन है कि मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ, क्योंकि मेरा मन शांत रहा है, और मैं इसी मन शांति की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मन शांति रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी के एस्पिरेंट को। तो कहीं ना मन मचल जाता है सोशल मीडिया के समय। हाँ जी। तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लोगों से मिलने जुलने से। उस दौर में जो जेंजी का दौर बताया जा रहा है, उस दौर में आपने सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय की कुछ समय के लिए, जब आपके आखिरी कुछ अटेम्प्ट थे, जहां तक हमें पता लगा है,
तो कितना कुछ रहा कि ये चीजें क्या कुछ है डिजिटल युग में, क्या ये जरूरी है कि एक छोटा सा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इससे दूर रहना चाहिए? शुरुआत में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने भी कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखी थी, तो वो कहते थे कि नहीं हमने तो इंस्टाग्राम चलाया है, हमने फेसबुक भी चलाया है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। बट मैं कहूंगा आज के टाइम पे सोशल मीडिया कैसा हो गया, अगर आप उसको एक बार खोल लेंगे ना, अगर आप इंस्टाग्राम खोल लेंगे तो आप अपने मन पर हाथ रख के बताइए क्या आप इंस्टाग्राम सिर्फ 10 मिनट के लिए चलाते हैं दिन में? नहीं चलाते हैं। आप अगर एक बार खोल लेते हैं तो आप 20 मिनट 25 मिनट और दिन में हो सकता है 1 या 2 घंटे आप इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब चलाएं। तो मैं कहूंगा कि अगर इस तैयारी में अच्छे से करनी है इस तैयारी, तो सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो मैं भी बीच बीच में चला लेता था, बट फिर मैंने इसको बंद कर दिया। जब भी एग्जाम नजदीक आते थे उससे पहले तो बिल्कुल बंद था। और जैसे कि मेंस के बाद का टाइम हो गया, जब आपको थोड़ा सा कुछ इतना स्ट्रेस नहीं होता कोई पेपर का, तब बीच बीच में चला लेता था। बट मैं कहूंगा कि यही अच्छा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इस पे अपने अकाउंट डिलीट कर दो और तैयारी स्टार्ट कर दो यूपीएससी की। आपने YouTube और ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू अपनी तैयारी की, तो आप ये बताएं कि सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन रिसर्च कितना कुछ आपके लिए तैयारी में हेल्पफुल रहा? क्योंकि मैं करोल बाग जहाँ बोला जाता है कि कोचिंग हब है, मैं एक्चुअली वहाँ पे 3 साल तैयारी करने के, ओल्ड राजेंद्र नगर जो जगह है, तो मैं 3 साल बाद तैयारी के गया था। और वो भी मुझे एक दोस्त लेके गया था कि चलो मॉक टेस्ट दे के आते हैं। उससे पहले मैंने ओआरएन की तरफ या करोल बाग की तरफ कभी गया ही नहीं था। तो मेरा हमेशा से तैयारी रहा है ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। मैं घर में ही रहता था और पास में लाइब्रेरी में जाता था, तो मैंने ऑनलाइन ही देखा था कि कौन से टीचर्स अच्छे हैं। यूट्यूब पर आजकल काफी अच्छी एडवाइस मिल जाएगी, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर टॉपर एकदम जेन्युइन एडवाइस देते हैं। नाम ले सकता हूँ? तो एक चैनल ऐसा है दिल्ली नॉलेज ट्रैक। ओके, तो वो बिल्कुल एकदम सिर्फ नो नॉनसेंस चैनल है, एकदम सीधी और सटीक बातें करता है। तो वहां पे टॉपर्स की मैंने एडवाइस देखी थी, और उसके अलावा मुझे टीचर्स कुछ अच्छे मिल गए थे, तो मैं उनकी वीडियो देख लेता था, उनकी क्लासेस ले लेता था। तो यही मेरा जरिया रहा है तैयारी करने का। आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे बेस्ट टीचर कौन है? मैं ये कहूंगा कि सिर्फ एक बेस्ट टीचर नहीं है, बट 3 या 4 बेस्ट टीचर हैं। टीचर वही अच्छा होता है जो पढ़ाए, अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करे। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इस तैयारी में आपके साथ 1 या 2 दिन ही रह पाएगा, लेकिन जो रूटीन बनता है ना, उससे ये तैयारी हो पाती है कि आप डेली 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। मोटिवेशन आप लेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, फिर कहेंगे ठीक है मोटिवेशन खत्म हो गया, फिर नया मोटिवेशन, वो काम नहीं करता है। तो टीचर्स उनकी तरफ जाइए जो मोटिवेशन नहीं, आपको जो रूटीन की तरफ भेजें और आपको एक अच्छा पढ़ाएं। तो जैसे हमारे टीचर थे करंट अफेयर्स के, तो वो कहते थे कि छोटा फोन यूज करो, स्मार्टफोन दूर कर दो। कहते थे कि क्या हो गया, 1 साल नहीं चलाओगे, 2 साल नहीं चलाओगे, लेकिन उससे मन शांत होगा और उससे आप पढ़ाई की तरफ फोकस करेंगे। और वो करंट अफेयर्स के काफी अच्छे टीचर हैं। तो मैं कहूंगा ऐसे टीचर्स की तरफ आप जाएं जो आपको ये शिक्षा दें कि डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ और मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। तो ऐसे टीचर्स अच्छे रहते हैं। हाँ जी, तो इतना ही है टीचर को इतनी सलाह, जितने भाई मोटिवेशन कम और काम ज्यादा, पढ़ाई ज्यादा। शायरी में क्वेश्चन रखा, शायरी के लिए तो जितने भी है, बाकी कभी वही बहुत है। तो ये बताएं कि जिस तरीके से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मोटिवेशन ज्यादा देते पढ़ाते करना, तो क्या आपको लगता है कि जो कोचिंग सेंटर है वो उन पे सख्त कानून लागू होने चाहिए और इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है एस्पिरेंट्स पे? हाँ, मैं मानता हूँ कोचिंग सेंटर्स में थोड़े सख्त कानून होने चाहिए, क्योंकि आजकल यूपीएससी को एक सर्विस नहीं, एक सेलिब्रिटी फॉर्म में दिखाया जा रहा है। यूपीएससी भी एक एंड ऑफ द डे जैसी टाटा मोटर्स की सर्विस थी, जहां मैं गाड़ियों के बनाने वाली जगह काम करता था, वैसे यूपीएससी भी एक, यूपीएससी का सिविल सर्विस परीक्षा जिसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो भी एक सर्विस ही है। बस उसमें आप थोड़ा सा अलग काम कर रहे हो, उसमें आप लोगों के बीच रहकर उनके लिए काम कर रहे हो। आप जर्नलिस्ट हो गए या फिर डॉक्टर हो गए, वो भी एक सर्विस ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सेलिब्रिटी बना दिया, नहीं, ये गलत है। सेलिब्रिटी मत बनाओ, पढ़ाई पे फोकस करिए ज्यादा। रेगुलेशंस होने चाहिए, रेगुलेशन नहीं है तो बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है बच्चों से, जो कि बहुत गलत है। 2 लाख 3 लाख रुपए फीस, मैं नहीं मानता कि आज के टाइम पे पढ़ाई इतनी महंगी होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने देखा है काफी लोग फिर बीच में छोड़ना भी चाहते हैं, जैसे कोचिंग, तो रिफंड नहीं मिलते हैं, या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शंस आजकल चल गई हैं ओआरएन में, तो वो थोड़ा सा उस पे रेगुलेशंस, या फिर मेंटल हेल्थ क्लासेस अगर चलाएं कोचिंग वाले, तो कुछ रेगुलेशंस मैं मानता हूँ काफी जरूरत है। कुछ देश में प्रशिक्षित टीचर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अपनी जो पर्सनल जो हॉबीज हैं वो इंटरव्यू में नहीं बतानी चाहिए। जिस तरीके से फिल्म मान लेते हैं, तो आपका जब इंटरव्यू आता तो आपने कुकिंग और
क्रिया योग को अपनी हाँ जी, हॉबीज बताई। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ स्कोर पे फर्क पड़ा था इससे? मैं ये मानता हूँ हॉबीज कुछ भी हो सकती हैं। अब जैसे मैंने इंटरव्यू दिया है तो मेरे भी साथ में काफी ऐसे मित्र भी रहे हैं या फिर जॉब सर्विस में भी आएंगे, तो उन्होंने वीडियो गेम खेलना भी हॉबी लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि घूमना पसंद था। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई हॉबी खराब है या गलत है। यदि आपकी हॉबी आपको जेन्युइनली एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे रही है, आपको मन शांति दे रही है, तो आप वो हॉबी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान सिर्फ अगर पढ़ते रहेंगे ना, तो आप थोड़े से डिमोटिवेटेड और स्ट्रेस में भी आ जाएंगे। साथ ही साथ कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे मैं कुकिंग करता था तो मुझे अच्छा लगता था कि मैंने नाश्ता बना दिया घर में, या फिर कोई नई चीज मैं अगर यूट्यूब पे कभी कभी देख लेता था तो वो बनवा लेता था। उससे माता पिता भी खुश रहते थे कि नया नया खाने का मिल रहा है। और इसके साथ में क्रिया योगा करता था कि क्रिया योगा भी मैंने कहीं से यूट्यूब से ही मुझे पता चला था कि ये एक संस्थान है जो क्रिया योग सिखाती है। तो वहां से मैंने थोड़ा सा क्रिया योगा सीखा था और उसको फॉलो किया, तो उससे भी मन शांति हुई। मूवीज देखना भी मैं पसंद करता था, मैं इतनी ज्यादा नहीं देखता था कि मैं उसको एज अ हॉबी डाल दूं इंटरव्यू में। लेकिन हाँ, मूवीज देख रहे हैं तो मूवीज मैंने भी देखी है, ऐसी बात नहीं है। मूवीज भी एक अच्छा तरीका है कि 2 घंटे का ब्रेक लेने का। हाँ जी। तो जिस तरीके से आज के युवा ज्यादातर मैंने देखने को मिला है कि वो कुछ प्रयास के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ जी। ये उनको ये लगने लग जाता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया परिवार। हाँ जी। तो परिवार को किस तरीके से उनको बैकअप करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम है ना, जब बंदा नेगेटिव है ना, तो उस टाइम सबसे मेन जो हिस्सेदारी जो होती है ना, आप उसको सपोर्ट करो, समझाओ मत, क्योंकि समझदार तो खुद ही है वो। हाँ जी। उसको आप सपोर्ट करो। तो कैसे कुछ उसके जो दोस्त है, उसकी जो फैमिली, वो कैसे सपोर्ट करो उनको? मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा अपनी तैयारी के लिए सच्चा रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट, वो भी डिमोटिवेट हो ही जाएगा अगर सफलता नहीं मिलती है तो। बिल्कुल। लेकिन परिवार वालों को ये समझना चाहिए, जो बच्चा तैयारी के लिए सच्चा है, वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। जैसे मैंने दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद मुझे भी थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हुआ था कि निकल ही नहीं रहा एग्जाम, तो मैंने भी दूसरे एग्जाम दिए थे, जैसे आरबीआई का दिया था, पीएनबी का, पीओ का दिया था, आईबीपीएस पीओ का, तो उसमें मुझे सफलता मिली थी। तो मेरे परिवार वालों ने भी कहा था कि नहीं, ये बच्चा कर लेगा कुछ ना कुछ, इसमें काबिलियत है। और काबिलियत क्यों है? क्योंकि ये पढ़ाई करता है। तो मैं कहूंगा कि पेरेंट्स अगर कोई देख रहा है, सपोर्ट करिए अपने बच्चे को, सपोर्ट अच्छे से करिए, उसको कहिए कि हमको विश्वास है तुझ में, और तू अगर पढ़ाई करेगा यहाँ नहीं तो जिंदगी में कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएगा। जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि आपने एसओ का इंटरव्यू दिया था, उसके अलावा पीएनबी का भी, पीओ का इंटरव्यू दिया था। हाँ जी। तो इतनी अच्छी नौकरी आपने उस समय की बात है, कुछ समय पहले की बात है, तो काफी कुछ माना जाने वाली जॉब्स हैं, तो उनको आपने छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनने पे ध्यान दिया। तो खुद को इस चीज को कैसे आपने बताया कि मैं सिर्फ आईएएस बनूंगा, यही मेरा एम है? शुरू से तो डे 1 से तो यही सोचा था कि यूपीएससी सीएससी की परीक्षा करके आईएएस बनना है, बट बीच में थोड़ा सा लगा कि नहीं, एक बार काबिलियत दूसरी जगह भी देख ली जाए, क्या पता आईएएस नहीं हो। क्योंकि इस परीक्षा में प्लान भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपने 6 अटेम्प्ट दे दिए जनरल कैटेगरी से, तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं उसके बाद? हो सकता है आप एक कोचिंग सेंटर में टीचर बन जाए, या फिर हो सकता है आप कोई प्रोफेसर बन जाए एनईटी जेईई जेआरएफ की परीक्षा देकर। परंतु जैसे मैंने कहा कि मैंने फिर दूसरे एग्जाम्स भी दिए और देखा कि हाँ, क्या मैं इनमें सफल हो पाता हूँ। अगर कहीं बाय चांस मेरा 6 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं होता है, तो मैं फिर से इनकी परीक्षा देके फिर ये लग जाऊंगा। तो थोड़ा कठिन रहा मेरे लिए भी कि सर्विस, जब मेरा कॉल लेटर आ गया था, एएसओ का आ गया था, पीएनबी का, पीओ का आ गया था मुझे, और इसके अलावा मैंने आरबीआई का इंटरव्यू भी दिया था, बट वो क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे एक बार पता लगा था कि ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बट मेरे परिवार ने उस टाइम सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आईएएस तेरा लक्ष्य है तो उसकी तरफ जाते रहो, हमें अभी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है। अगर मैं ये मानता हूँ कि ये सबका अलग अलग है, अगर आपकी फैमिली में थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप जॉब पकड़ लीजिए, जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब पकड़ लेनी चाहिए, फैमिली के लिए भी आपको कभी कभी कुछ करना पड़ता है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बट हाँ, मेरे साथ ये रहा है जो मैंने बताया। जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था इससे पहले, तो आपने मुझे कहा था कि देश की सेवा के लिए यूपीएससी क्लियर करना ही एकमात्र रास्ता है। आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कार्य करें, जैसे मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, तो उसमें आप खुद को काबिल बनाएं। हाँ जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और आने वाले जो उम्मीदवार हैं, जितने भी यूपीएससी का, तो 25 मई को एग्जाम है लगभग, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तरफ नहीं है अभी, तो आप अपने करियर में थोड़ा सा एक्सीलेंट बनने की कोशिश कीजिए। जर्नलिस्ट अगर आप हैं या फिर जर्नलिज्म में जा रहे हैं, तो आप देखिए कि नेशनल मीडिया थोड़ा सा किसी तरफ रुझान रखता है या नहीं रखता है, तो आप एक जनता की सच्चाई उठाइए। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप
अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा इलाज, एक रीजनेबल रेट पे इलाज करना अच्छे क्वालिटी के साथ, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, तो उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा देश 2047 में विकसित बनने की बातें कर रहा है आज, तो उस टाइम पर हमें बहुत ज्यादा चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, हमें लॉयर्स की, अच्छे लॉयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप उसकी तरफ रुझान भी कर सकते हैं, उसमें बेस्ट बनिए ना। वो भी एक देश की सेवा होगी, वो भी देश की तरफ प्रोग्रेस करने में एक बहुत अच्छा तरीका है। एक अच्छे यूपीएस एस्पिरेंट्स के साथ बातें करने में गला सूख जाता है भाई। आदित्य भाई, मुझे बताएं कि आपका जो ननिहाल है, उस दिन आपका रिजल्ट आया, चिड़ावा में है, राजस्थान में, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर। तो उस दिन रिजल्ट आया तो वहां बहुत ज्यादा खुशी मनाई जा रही थी, जैसे हमें पता चला। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिन आपके लिए कितना अच्छा रहा? क्या क्या मोमेंट थे, बेस्ट मोमेंट? और जब आपने देखा अपने माता पिता को खुशी चेहरे, वो अलग ही, क्योंकि हम वहां मौजूद थे उस टाइम, तो वो खिले हुए चेहरे थे, अलग से दिखाई दे रहे थे। जी जी। तो कैसा कुछ लग रहा था, और क्या उस बेस्ट मोमेंट थे उस दिन? क्या बेस्ट मोमेंट यही थी कि जिस चीज के लिए संघर्ष किया था 5 साल से, वो संघर्ष, मैं कहूंगा एक पड़ाव खत्म हुआ है। संघर्ष तो दुनिया में, लाइफ में चलता ही रहता है, वो आता ही रहता है, बट एक पड़ाव जो सोचा था, जो मन में किया था, वो खत्म हुआ है। पेरेंट्स भी काफी खुश रहे हैं। जो आंसू थे दुख के, वो सुख के आंसू बन गए थे उस टाइम पर। और जब मैंने खबर मिली, हमारे पास वीडियो कॉल भी आया था मेरे ननिहाल से, तो काफी सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पे केक भी काटा गया। मेरी नानी जी हैं, जो मैं कहूंगा परिवार में सबसे बड़ी उम्र की हैं फिलहाल, वो भी काफी खुश थी। तो मुझे अच्छा लगा कि नानी जी भी खुश हैं, मेरे मामा भी खुश हैं। तो एक अच्छा लगा कि हाँ, मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ और सबकी खुशी का जरिया बना हूँ। आदित्य भाई, ये बताइए, आपने इंजीनियरिंग के बाद इग्नू से एंथ्रोपोलॉजी में एमए के लिए, हाँ जी, तो ये कोर्स करने का क्या कुछ मकसद था आपका, और ये यूपीएससी में आपकी कैसे हेल्प कर पाया? यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी मानव का ज्ञान होता है, मानव के बारे में जो भी पढ़ाई होती है, ये इसके बारे में होती है। तो मैंने सोचा था कि जब हम इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं और अच्छे से 2 या 3 साल पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इसमें भी एक डिग्री हासिल की जाए। बिल्कुल। तो इग्नू एक ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो डिस्टेंट लर्निंग है। तो मैंने वहां अपना दाखिला करा लिया था और 2 साल मैंने इसके एग्जाम्स दिए हैं, इसके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और फिर फाइनली मेरी एमए की डिग्री यहाँ से मिल गई थी। तो इसका यही एक मकसद था कि यदि मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक उसका डिग्री भी मिल जाए, तो वो अच्छा ही रहेगा, आगे आने वाले करियर में काम ही आएगा। आदित्य भाई, बताएं, आपने स्कूल टाइम में 96.82% नंबर लाए थे 12th क्लास में। एसआर सेंचुरी से आपने 12th की थी और जर्जर डिस्ट्रिक्ट के आप टॉपर बने थे। हाँ जी। तो वहां 12th तक का सफर और आज तक के सफर में अनुशासन आपके लिए कैसे कारगर साबित हुआ? मैंने 12वीं में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था उस टाइम पे सीबीएसई की परीक्षा में, और मैं यही मानूंगा अनुशासन मेरा तब से चल ही रहा है। कॉलेज में भी मेरा अच्छा ही रहा है। हाँ, हालांकि मैं कॉलेज में टॉपर नहीं, ऐसा नहीं है कि टॉपर एक हमेशा ही रहेगा इंसान। कॉलेज में भी मेरा अच्छा स्कोर रहा है। तो अनुशासन मैं कहूंगा बहुत जरूरी रहा है इस दौरान मेरा। सुबह, हाँ, इस पूरी जर्नी में सुबह एक टाइम से उठना, क्योंकि पड़ता था मैं एक सुबह हमेशा एक टाइम से ही उठा हूँ, और मैंने ये माना है कि एक सुबह का अनुशासन रखना, कि सुबह टाइम से उठना, क्योंकि मेरे माता पिता ही खुद 4:30 बजे सुबह उठ जाते हैं। तो मुझे भी शर्म आती थी कि मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, 7 बजे उठ रहा हूँ। हाँ, अब तो मैं थोड़ा 5, 5:30 बजे उठ जाता हूँ, बट 8 बजे सोना, 9 बजे सोना मुझे सही नहीं लगता था हमेशा से, कि अगर आपके पेरेंट्स ही 4:30 बजे उठ जा रहे हैं और वो फिर घूमने चले जाते थे, जैसे अभी भी चले जाते हैं घूमने, 5 बजे तो वो घर से घूमने चले जाते हैं, और फिर उसके बाद योगा भी करते हैं। तो वहीं से मैंने सीखा है कि सुबह जल्दी उठो, अपना योगा प्राणायाम या फिर अपनी हेल्थ पे फोकस करो, और उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या शुरू करो। तो वो एक चीज सही है, और वही मैंने हमेशा से फॉलो किया और आज तक फॉलो करता आया हूँ। अनुशासन का जिक्र आया इंटरव्यू के अंदर, तो अनुशासन से एक चीज निकल के आती है, क्या वो मिथ है आपने? लोग ये कहते हैं कि यार, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो 16-17 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको। कितनी सच्चाई है? क्योंकि इसको आप जो इस पे आज तक जो मिथ बना, इसका पर्दा हटा दे प्लीज, क्योंकि बहुत लोग है ना इस डर से यूपीएससी नहीं करते हैं। जी जी जी, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा मिथ है। अब मान लो आप 16 घंटे पढ़ ही रहे हो, तो इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही। तो 16 और 8 कितना हो गया? पूरे 24 घंटे हो गए। तो आप नहाएंगे कब?
है ना, आप खाना कब खाएंगे या अपने मित्रों से कब बातें करेंगे, आप फैमिली के साथ कब रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको 16-16 घंटे पढ़ना है। अगर आपका कमरे के अंदर भी बंद कर लेते हैं। हाँ, तो वो सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस ही देगा कमरे के अंदर बंद करना। आप अपने परिवार से बातें कीजिए, आप अपना पूरा टाइम दीजिए खाने को भी, शांति से बैठकर खाना खाइए, परिवार के साथ खाना खाइए। जैसे मेरा हमेशा से रूल रहा है कि डिनर विद फैमिली, रात का खाना फैमिली के साथ ही करना है, और परिवार के साथ वहाँ टेबल पर बैठकर पूरे दिन की बातें भी होती थी और मन का जो अंदर रहता था ना वो निकल भी जाता था। तो मैं कहूंगा कि 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, अगर थोड़ा एग्जाम पास आ रहा है 12 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 16 घंटे 17 घंटे मैं नहीं कहूंगा कि सही है। आप हो सकता है 2 दिन पढ़ लें, लेकिन तीसरे दिन आपकी तबीयत खराब हो ही जाएगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। एक सीरीज आई थी, मैंने उसमें एक चीज नोटिस की थी, जो एस्पिरेंट था यूपीएससी का, तो उसने उसका लास्ट चांस रह गया था, 5 उसने दिए, 5 उसके वो फेल रहा। तो उसने क्या किया, उसने ब्रेक लिया उस टाइम का, खुद को उसने पढ़ाई से दूर कर लिया, खुद के लिए कुछ समय निकाला, उसकी जो बेसिक ट्रैकिंग थी ये वगैरह वगैरह चीजें, तो उसने वो की। उसके बाद वो आया वापस, उसने पढ़ाई की और वो क्लियर हो गया। जी, तो क्या ये भी कर सकता है कोई एस्पिरेंट अगर उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है? मैं कहूंगा हर इंसान के लिए अलग चीज है। जैसे या तो हो सकता है कि आप इससे ज्यादा प्रयास कीजिए कि आप जब आप तैयारी कर रहे हैं उसी में खुद के लिए समय निकाल लें। तो जैसे मैंने बताया मेडिटेशन में 15 मिनट करता था, तो ये मेरा खुद का ही समय होता था कि मैं 15 मिनट अपने साथ बैठ रहा हूँ, मन शांत कर रहा हूँ, अपने साथ बैठ रहा हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आप ज्यादा ही बर्नड आउट हो गए हैं या ज्यादा ही हताश हो गए हैं, तो हाँ, आप जरूर ब्रेक ले सकते हैं। कुछ टाइम के लिए अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने शायद ये कहा था कि द बेस्ट पर्सन यू विल मीट इज यू।